चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं ना। सबसे पहले जो है, और अभी कुछ मैं टर्म्स और कंडीशन बताऊंगा इसमें। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो पढ़ रहे थे फिजिक्स में, है ना। लेंस और मिरर के लिए अगर हम लोग देखें तो उसका साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साइन कन्वेंशन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। साथ के साथ जैसे पूछता जाऊँ जवाब देते जाना, लेकिन एक साथ मिलके। अब जैसे हम लोग सबसे पहले साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ पे एक मिरर बनाए दे रहा हूँ ऐसे करके। मिरर में हमने ये पोल बनाया। पोल में अब हमने ये बात करी थी कि अगर यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, मैंने मान लिया कुछ इस टाइप से रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट का जो पोल से गैप होता है इसे आप क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट के गैप को पोल से क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो आपका u होता है। अगर मैं इसे एक नंबर लाइन मान लूँ यहाँ पे, और ये हो गया आपका 0, तो यहाँ -1 -2 -3 इस टाइप से चल रहा होगा, यहाँ पे +1 +2 +3 इस टाइप से चल रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से उल्टे साइड में है, मतलब नेगेटिव होगा। तो आपका जो u है, ठीक है ना, ये कैसा हुआ? नेगेटिव हो जाएगा। अब मैंने माना कि इसकी जो इमेज कहीं बन रही है वो हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं इमेज बनी, ठीक है। तो इमेज भी कौन से डायरेक्शन में बन रही है? लेफ्ट साइड में ही बन रही है ना इमेज भी, भाई पोल से इसी साइड में तो बन रही है। तो ये भी इमेज डिस्टेंस को आप लोग v से डिनोट करते हैं, और v कैसा है आपका? नेगेटिव। इसके बाद जो है मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं इसका फोकस होगा f। तो पोल से फोकस तक का जो गैप होता था इसको आप लोग बोलते थे फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ होती है f, स्मॉल f, जो आपका लेफ्ट साइड में है। तो ये भी आपका कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो क्या क्या चीज़ें पता चली हमें? एक तो u जो है आपका नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ f जो है ये भी आपकी नेगेटिव होगी, v जो है ये भी आपकी नेगेटिव होगी। यहाँ से ये पता चल रहा है किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? ये कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर। इतनी चीज हमको यहाँ से पता है। अब यहीं से हम लोग को एक चीज और दिमाग में लगानी है। बाई चांस इमेज यहाँ पे बन जाती, मेरा मन यहाँ बनाने का करता है, इस टाइप से इमेज कहीं बनी या एन लार्ज इमेज बन गई, तो अब जो डिस्टेंस होगा ये वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा उसको v बोलेंगे, और v आपका यहाँ पर पॉजिटिव है। केस ये बना कि अभी तो हमने v निकाला था वो नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे जो v निकाला है ये पॉजिटिव आ रहा है। तो भाई कौन सा लेंगे, कौन सा लेना वैलिड होगा हमारे लिए? तो उस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा कि जब भी v नेगेटिव है तब इमेज देखो उल्टी बन रही है। तो इमेज उल्टी मतलब इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? जब वो रियल हो। तो मतलब v नेगेटिव कब होगा? जब आपकी इमेज जो होगी वो कैसी होगी? रियल होगी। तो v नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इमेज जो बनेगी, यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि फॉर्म्ड इमेज जो होगी, फॉर्म्ड इमेज इज रियल। तो इसका मतलब v आपका पॉजिटिव कब होगा? जब आपकी जो फॉर्म्ड इमेज है, फॉर्म्ड इमेज है ये कैसी बन जाए? वर्चुअल हो जाए। तो v पॉजिटिव तब होगा जब आपकी इमेज नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे एक दो चीज और देख लेते हैं हम लोग। हाइट ऑफ इमेज के बारे में बात करें, ध्यान देना। अगर आपकी हाइट यहाँ पे बात करें हम लोग, तो ये होगी आपकी हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? hi से डिनोट करते हैं। ये नीचे की तरफ जा रही है ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ जा रही है, मेजर कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होंगे उन सबको नेगेटिव लेंगे। तो मतलब हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे कैसी है? नेगेटिव। और अगर इसके लिए मैं बात करूं हाइट ऑफ इमेज, तो क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे, तो इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो फिर वही केस आ गया कि अब क्या लें? तो भाई साहब ये नेगेटिव कब होगी? जब रियल वाला केस हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है,
तो यहाँ पर भी इमेज जो होगी आपकी कैसी होगी, इमेज इज रियल। और इसके लिए क्या बन जाएगा आपका, इमेज जो होगी वो वर्चुअल। ठीक है, इतनी चीजें पता चली। अगर मैं यहां से मैग्निफिकेशन के लिए बात करूं तो मैग्निफिकेशन एक टर्म होती थी, हम लोगों ने बात करी कि HI अपॉन HO, इन दोनों का रेशो होती थी मैग्निफिकेशन। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने HI HO के बारे में बात कर लूं। अगर यहाँ पे हम लोग HO के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा जाएगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को तो कभी नीचे नहीं रखते ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि HO जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा। कोई भी आपका मिरर हो, कोई भी आपका लेंस हो, हर केस में ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव रहेगा, सॉरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है ना, तो HO इक्वल्स टू ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां से इतना तो आइडिया लग गया कि जो HO है ये आपका पॉजिटिव। HI अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो पूरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आंसर देगा भाई, नीचे भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव, तो टोटल आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। अच्छा, HI पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज वर्चुअल हो। तो आपसे जो है क्वेश्चन क्या पूछेगा वो, कि एक लेंस है, या फिर कह देगा कि अगर कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, देन विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड, तब किस टाइप की इमेज जो है फॉर्म होगी। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। उसका नेचर पता चल गया इमेज का। तो जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा इमेज आपकी कैसी हो जाएगी, वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लिया जाएगा। तो सीधा सीधा है कि जब मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा तब इमेज कैसी होगी, तब इमेज हो जाएगी आपकी रियल। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, जब वर्चुअल इमेज बनती है ना भाई साहब, वो बड़ी इमेज बनती है कॉनकेव मिरर के द्वारा। ठीक है ना, तो वर्चुअल तो है ही, साथ में क्या है, एनलार्ज भी है, ENLARGED, एनलार्ज इमेज भी बनेगी। तो कई बार आपको जो है ऑप्शन में एनलार्ज दे रखा होता है, कई बार ऑप्शन में जो है वर्चुअल दे रखा होता है, तो आपको वहां से समझ लेना है। ऑप्शन इसके और भी तरीके से बन सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन इसने दे दिया कि इमेज जो है, इमेज इज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, इस टाइप से एक ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे देगा कि इमेज इज वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। तीसरा ऑप्शन जो है आपको दे दिया, इमेज इज रियल एंड डिमिनिश्ड। और चौथा ऑप्शन दे दिया कि इमेज इज रियल एंड एनलार्ज्ड। ऐसा करके दे देगा। तो सिर्फ इतना पता होना कि इमेज वर्चुअल होगी काफ़ी नहीं होगा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनलार्ज्ड इमेज भी होनी चाहिए साथ में, वर्चुअल होगी साथ में एनलार्ज्ड होगी। तो ये कौन से में, बी वाले ऑप्शन में सही जा रहा है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ महानात्मा होंगे जो इमेज वर्चुअल देखते ही पहले वाले को ही लगा देंगे, दूसरे को देखेंगे नहीं, उससे पहले टिक लगा दिया, फिर अब काटेंगे कैसे, ऐसी मिस्टेक ना करिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग यहीं से ही। तो कितने पॉइंट मिले आपको यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9 पॉइंट मिल गए। और यहाँ सोचो कि हर पॉइंट पे अगर एक क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ इसी टॉपिक से 9 क्वेश्चन तैयार हो गए तुम्हारे, अगर ये तैयार है तो। इसको जरा ओपन करवा दो। पांडे उसका फोन है। हाँ, अच्छा, साथ के साथ ही जो है अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ये तो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट था, है ना, और इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में जो है इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको रफ कर दे रहे हैं।
इधर जो है ये कोई एक सरफेस बनाई, ठीक है। अब ये जो सरफेस है आपकी, ये एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर से लाइट एंट्री करती है और पार निकल जाती है, ठीक है ना। तो इसको, इस टाइप की सरफेस को या इस टाइप के मीडियम को आप ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं, ठीक है। क्या है इसका नाम? ऑप्टिकल मीडियम, जिसमें से लाइट ट्रेवल कर जाती है। ओके, अब यहां से कोई एक ये इंसिडेंट रे थी, ठीक है, और ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, यहां से ये नॉर्मल है एन डैश, ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो इसे मैं IR बोल सकता हूं, इंसिडेंट रे को शॉर्ट फॉर्म में। अब मान लेते हैं कि ये आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, और ये आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। अब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री मार रही है, तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने की वजह से उसका जो पाथ है थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाता है। एक्चुअल में उसे जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था भाई, सीधी सीधी ऐसे निकल जाती ना, बट होता क्या है, वो नॉर्मल से थोड़ी सी बेंट, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है, ये आपका रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो ये इंसिडेंट एंगल था और ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है ना। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल है ये ग्रेटर है रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये केस कब आ रहा है? जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है ना। तो यहां पे RD नाम तो याद रहेगा, RD शर्मा का नाम याद है, उससे याद कर लेना कि रेयर से डेंसर में जब भी जाएगा इंसिडेंट इज ग्रेटर, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में अपने आप यहीं से आइडिया लगा लेंगे, जब इंसिडेंट एंगल छोटा है और रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा है, उस टाइम पे क्या होगा? लाइट कहां से कहां पे एंट्री ले रही होगी? डेंसर से रेयर में लेगी, DR में, डॉक्टर वाले मीडियम में चली गई फिर वो, ठीक है ना। तो ये जो है इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा आपको दे रखा होगा कि इफ इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल देन लाइट एंटर्स फ्रॉम, फिर आपको कुछ दे रखा होगा, और ऑप्शन में क्या बोल देगा कि वो जो है एयर से जो है ग्लास में जा रही है, रेयर टू डेंसर नहीं बोलेगा। हमको ये आइडिया लगाना होगा कि इन दोनों के कंपैरिजन में कौन रेयर है कौन डेंसर है। जैसे आपसे कह दिया कि कोई लाइट रे है, वो ग्लास से वाटर के अंदर एंट्री मार रही है, तो भाई साहब ग्लास और वाटर के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा डेंसर होगा? एक कांच का पोर्शन है और एक पानी वाला पोर्शन है, दोनों में से किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो सीधा सीधा भाई कांच की ज़्यादा होगी, उसके पार्टिकल्स पास पास हैं। तो कांच के कंपैरिजन में, ग्लास के कंपैरिजन में जो वाटर है वो रेयर हो जाएगा, इसलिए जब इन दोनों की बात होगी तो वाटर को आप एज अ रेयर मानेंगे और कांच को, ग्लास को आप क्या मान लेंगे? डेंसर मान लेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, फिक्स्ड नहीं है कि सिर्फ एयर में ही मूव करेगा तभी आप उसे रेयर मीडियम मानेंगे, है ना। एयर में मूव करने वाले को हमेशा रेयर मीडियम माने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी वाटर को भी मानना पड़ता है, कंडीशंस बन जाती हैं। एक ये चीज़ और मुझे यहाँ से बतानी थी। अब देखो इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग जो है उन क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी जवाब दें उनके। हाँ, वो कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एक इमेज फॉर्म हुई रिफ्लेक्शन के थ्रू एक प्लेन मिरर से, तो वो इमेज, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है रियल और इन्वर्टेड, ठीक है ना, INV लिख दे रहा हूँ, समझ जाना है इसको। दूसरे ऑप्शन में दे रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा ऑप्शन दे रखा है रियल एंड इरेक्ट, और चौथा ऑप्शन जो है आपको दे रखा है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। देखो मैंने पहले ही कहा था कि ये बोर्ड वाले लोग जो हैं आपकी सोच पे वार करेंगे, है ना, कि रिफ्लेक्शन हुआ उससे इमेज बनी। भाई साहब इतनी सारी लैंग्वेज वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए। हमने सीधा सीधा रूल पढ़ा था कि जो प्लेन मिरर होता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज क्या होती हैं? जो स्क्रीन पे नहीं मिलती, ठीक है ना, यही बात तो पढ़ी थी। अब शीशे में हम खुद को देखें
ठीक है ना, शीशा प्लेन मिरर का एग्जांपल है नहीं है। अगर मैं उसमें खुद को देखूंगा तो मेरी इमेज जो है क्या स्क्रीन पे दिखाई देगी या पीछे दिखाई देगी? पीछे दिखाई देगी, सीधे सीधे वर्चुअल इमेज बन रही है। तो प्लेन मिरर जो होगा कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। तो वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर इन्वर्टेड इमेज होगी तो फिर तो वो रियल हो जाएगी। तो यहाँ पे वो ये भी चेक कर रहे हैं कि तुम्हें ये भी पता है कि नहीं कि वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है और रियल जो है इन्वर्टेड होती है। ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रखनी होंगी। अब ये कह रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। एक कॉनकेव लेंस आपको दे दिया और उसकी मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन ये दिया है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कॉनकेव लेंस। इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो पहला वाला दे रखा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज पहले से समझ लेना, ए फॉर ऑलवेज। दूसरे वाले ऑप्शन में कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तीसरे वाले ऑप्शन में बोल रहा है ऑलवेज इक्वल टू 1, और चौथे वाले ऑप्शन में बोल रहा है कैन हैव एनी वैल्यू, कैन हैव एनी वैल्यू, कि इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये हमेशा याद रखिएगा इसमें कि ये हमेशा लेस देन 1 होगा। कॉनकेव लेंस जो होगा वो हमेशा कैसी बनाएगा? लेस देन 1। ये वाला कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस, इसका नेचर कैसा होगा? डाइवर्जिंग होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने माना यहाँ से एक इमेज आई, यहाँ से एक इमेज आई, तो ये क्या करेगा? लेंस इसको डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा कुछ इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से। तो ये तो मीट ही नहीं कर रही, ठीक है ना। यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई। और मैंने कहा था इमेज जब फॉर्म होती है जब कोई दो रे, रिफ्रैक्टेड रे या रिफ्लेक्टेड रे, दोनों में से कोई भी आपस में एक दूसरे को काट रही हो। और हम लोग फिर क्या इमेजिन करते हैं कि ये हो सकता है ऐसे कुछ जा रही होगी, ये ऐसा कुछ जा रही होगी, तब जाके ये इमेज बना रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें साइज ऑफ इमेज जो है वो बना इतू सा, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट का जो साइज है कम से कम यहाँ से और यहाँ तक का तो होगा ही होगा, तभी तो यहाँ से दो रेज निकल गई। तो ऑब्जेक्ट का साइज कैसा? बड़ा है। इमेज का साइज कैसा है? छोटा है। और हमने मैग्निफिकेशन में बात करी थी कि HI/H, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला। अच्छा ध्यान देना, क्या ये HI जो है वो छोटा है HO से? छोटा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान देना, मैं यहाँ कोई छोटी वैल्यू ले रहा हूँ। एक जस्ट एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। अब 2 को 3 से डिवाइड करना, तो क्या पॉइंट में कुछ आंसर आएगा? ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.66 ऐसे करके, या 0.67 करके बोल देंगे, 6 चलता रहेगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा है, नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा है, तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, 1 नहीं आ सकता। तो जब तक 1 नहीं आएगा तब तक 1 से छोटा है पॉइंट वाले आंसर जितने भी हैं। तो वही तो कह रहा है वो कि मैग्निफिकेशन जो है वो हमेशा 1 से छोटी होगी। एक एग्जांपल के थ्रू हमने ये देख लिया, ठीक है ना। तो जब भी कोई कॉनकेव लेंस जो है कोई भी इमेज बनाएगा तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा हो जाएगा। ये करके कुछ दे रखा है एक बॉक्स जैसा, छोटे छोटे बॉक्स बनाता हूँ ताकि काम चल जाए छोटे में। एक बॉक्स ये दिया, दूसरा एक बॉक्स ये दे दिया, तीसरा यहाँ पे दे दिया, ऐसे करके ये दिया। अब यहाँ पे पहले वाले में देखो इंसिडेंट रे है ये, और यहाँ पे नॉर्मल दे दिया, ठीक है ना। दूसरे में ये एक नॉर्मल होगा और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी, ठीक। फिर ये पहला डायग्राम। दूसरे डायग्राम में इसने क्या दिया है? उसने दे दिया कि ये कोई एक इंसिडेंट रे है, ये एक नॉर्मल है, और यहाँ पर एक इंसिडेंट एंगल बन रहा है, ये आई। ये एक नॉर्मल हो गया और यहाँ से एक रिफ्रैक्टेड रे निकल रही है और इसको एंगल दे दिया है ई नाम। तीसरा वाला जो है डायग्राम, यहाँ पे फिर से एक इंसिडेंट रे आई है और ये एक नॉर्मल बनाया रहा है, फिर ये एक नॉर्मल और यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो आपका इमर्जेंट एंगल ई दे दिया, ये आपको आई दे दिया।
और लास्ट एक चौथा वाला जो है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये इंसिडेंट रे होगी, यहाँ से फिर एक नॉर्मल और फिर एक नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। ई ऐसे करके कुछ ये डायग्राम दे रखे हैं, इनके कुछ एंगल्स भी दे रखे हैं, उन एंगल्स को और डिस्कस कर लें। यहाँ पे आई दिया, ये वाला एंगल आपको इंसिडेंट एंगल दे रखा है आई, और ये ई आपको यहाँ पे इमर्जेंट एंगल ई दे दिया, ये इमर्जेंट एंगल ई हो गया, यहाँ पे इंसिडेंट ये हो गया, इंसिडेंट इमर्जेंट। अब यहाँ पर इसने बोला है कि ये इंसिडेंट एंगल है और ये इमर्जेंट एंगल है। अब कुछ महान आत्मा ये होंगे कि इतनी इसमें कम से कम 4-5 लाइन का तो क्वेश्चन है, ये बहुत तगड़ी तगड़ी लाइन है, मैं एक बार पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ आप लोगों को। ये कह रहा है स्टूडेंट डज द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। He can get a correct measure of the angle of incidence and the angle of emergence by the following labeling indicated figure। ये पूरा एक दे दिया कि एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, और उसने जो है एक्सपेरिमेंट से इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल को लेके उनका एक्यूरेट मेजरमेंट निकाल लिया और उसको ड्रॉ करके बनाया। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से कौन सा वाला उसने बनाया है, क्योंकि एक्यूरेट चीज़ें मिली हैं उसे, तो मतलब इन चारों में से सही वाला डायग्राम कौन सा है उस लड़के के बनाया हुआ। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे ये इमर्जेंट एंगल ये है, यहाँ पे जो ई दे रखा है, क्या इमर्जेंट एंगल यहीं पे बनता है? जो एंगल्स बनते हैं वो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन तीनों के बीच में बनते हैं। तो इंसिडेंट एंगल यहाँ तो सही बनाया कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन गया, लेकिन इमर्जेंट क्या बना दिया इसने? ग्लास स्लैब और इसके बीच में बना दिया, जबकि उसे बनना चाहिए था यहाँ पे इसके बीच में। यहाँ पे चेक करो तो ये सही बन रहा है, तो ये गलत बना दिया इसने इंसिडेंट यहाँ पे। अब ये गलत बन गया तो ये भी, और ये दोनों ही गलत बना दिए इसने, ठीक है ना। इसमें देखो दोनों ही सही है, तो चौथा वाला जो ऑप्शन होगा ये सही होगा। अब लैंग्वेज पढ़ने में टाइम वेस्ट करना है तो करते रहिएगा, अदरवाइज ऐसे डायग्राम को देख के डायरेक्टली आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सा डायग्राम सही बन रखा है कौन सा नहीं, ठीक है ना। थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए हमें, जो हमने इनसे रिलेटेड रूल्स जो हैं पढ़े हैं। पावर आपको दे दी -2 डायोप्टर, ठीक है ना, और फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन आपको कुछ दे रखे होंगे, -50 सेंटीमीटर, बी वाला दे दिया +50 सेंटीमीटर, सी वाला दे दिया आपका 0.5 सेंटीमीटर, और डी वाला दे दिया आपको -0.5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, P = 1/f होता है इन मीटर, और जब इसे सेंटीमीटर में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100/f सेंटीमीटर। अब 100/f, f कितना, f तो पूछा है, तो यहाँ से इसके अपॉन में 1 मान लूँगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, f का p से होगा, तो ये बन जाएगा आपका PF = 100 सेंटीमीटर। निकालना है f, तो f = 100/p सेंटीमीटर, और 100 यही रहेगा, p कितना है -2 डायोप्टर। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर। तो डायोप्टर, इसका सिंबल क्या होता है? D, ठीक है ना। तो 2 से इसको काट देंगे, ये 50 टाइम जाएगा और माइनस साइन साथ में रहेगा, तो -50 सेंटीमीटर। ये जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर सकते हैं, ये कि जो पावर हैं, बहुत सारी पावर हैं या बहुत सारे लेंसेस हैं, उनको एक साथ कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा। अब मैंने क्या किया, पहली पावर दे दी आपको 2 डायोप्टर, दूसरी पावर दे दी 3 डायोप्टर, तीसरी पावर दे दी -1 डायोप्टर, और वो कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ बताओ कितनी है, ठीक है ना। कंबाइंड लेंसेस की फोकल लेंथ, तो भाई क्या करेंगे, सारी पावर को पहले कंबाइन कर ले। तो सारी पावर को जब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, P1 + P2 + P3। P1 कितना है
2 + 3 - 1 मतलब 4 डायोप्टर आ गई आपकी टोटल पावर, ठीक है ना। और फोकल लेंथ पूछ रहा है f = 1/p, मतलब 1/4, 1/4 का मतलब कितना हुआ 0.25 मीटर। सेंटीमीटर में पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ऐसे करके ये फिर कंफ्यूज कर सकता था, ठीक है ना। तो कंबाइंड लेंसेज की पावर निकालनी हो तो पहले पावर को ऐड कर दो, सभी को कंबाइन कर दो, उसके बाद फिर निकाल सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है ना। इतनी चीज़ें जो हैं ये फिजिक्स में इस टाइप से बन सकती थी। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे देखने के लिए जो डिस्टिंक्ट विज़न होता है उसका मिनिमम विज़न जो है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसे देखने में हमें दिक्कत होगी, ठीक है ना। और उससे मतलब इतनी आँखों के बिल्कुल पास हो जाएगा तो हम लोग क्लियर नहीं देख पाएंगे उसे, ठीक है ना। इससे दूर ही होना चाहिए, तब हम किसी बॉडी को क्लियरली देख पाते, ठीक है ना। अपनी आँख से 25 सेंटीमीटर का लगा लेना, फिर बता देना कि अच्छा नहीं बन रहा है ना। अच्छा यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से कि उस डिफेक्ट का नाम बताओ जिसमें आईबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। नेम द डिफेक्ट इन विच आईबॉल बिकम्स टू लॉन्गर। किस डिफेक्ट की वजह से? तो मायोपिया वाले डिफेक्ट में जो हमारी आईबॉल होती है वो कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मायोपिया आ जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है कि वो कौन सा नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फिनोमिनन विच इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट इन द स्काई। सनलाइट में स्काई में डिस्पर्जन की वजह से कौन सा नेचुरल फिनोमिना होता है? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से एक ही फिनोमिना होता है और उसे बोलते हैं आप रेनबो, ठीक है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या होता है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं। तो फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टार्स तो ट्विंकल करते हैं, हमको दिखाई देते हैं, लेकिन प्लैनेट्स नहीं दिखाई देते, क्यों? तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा आपका कि स्टार्स जो होता है बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे होते हैं स्टार्स, और उनके पास अपनी लाइट होती है। दो फैक्टर होते हैं, एक तो उनका डिस्टेंस और दूसरा उनकी खुद की लाइट। प्लैनेट्स जो होते हैं इन पे एक तो खुद की लाइट नहीं होती, दूसरा उनका डिस्टेंस भी बहुत करीब है अगर स्टार्स से कंपेयर करें तो, है ना। क्योंकि स्टार्स का गैप तो कुछ लाइट ईयर में होता है, और 1 लाइट ईयर का मतलब तो समझते हैं ना कितना होता है। 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि देखो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से चल रहा है, मतलब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में वो ट्रेवल कर जाता है, इतनी स्पीड से चल रहा है। और इसी स्पीड से वो 1 साल तक लगातार चलता रहे, तो उस 1 साल में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया उतना डिस्टेंस होता है स्टार्स का अर्थ से। अब प्लैनेट्स का डिस्टेंस लगा लेना कितना होगा, है ना। आप आइडिया नहीं लगा सकते, हमें केवल और केवल वहाँ तक पहुँचने में कई जन्म लग जाएंगे पहुँचने में। अगर हम लाइट की स्पीड से चलते हैं तो ही पहुँच पाएंगे, अदरवाइज रॉकेट में भी हमें छोड़ दिया जाए तो जन्म लग जाएंगे हमें वहाँ तक पहुँचने।